जमीन के टुकड़े का नाम भारत नहीं है, वो अलग अलग है, बंटा हुआ है। अगर उसे कोई जोड़ता है और एक बनाता है तो उस एक बात का नाम है भारत का संविधान, जो इस पूरे देश को जोड़कर एक बनाता है। देश तब बनता है जब वहां के लोग आपस में एक दूसरे से रिश्ता महसूस करें। तो कैसे ये भारत एक बना और कैसे बनना है। और ये महाराष्ट्र की जमीन से मैं याद करता हूं, जिसको आजकल लोग हिंदू और मुसलमान के युद्ध में फंसाना चाहते हैं, क्योंकि उस राजा के भी झंडे का रंग भगवा था। लेकिन वो राजा हिंदू मुसलमान की लड़ाई नहीं रहा था, वो राजा इंसान को बराबर रखने की और मराठा अस्मिता से लेकर के इस देश में इंसानियत का राज कायम हो, उस राजा का नाम है छत्रपति शिवाजी महाराज। और उस राजा को मैं महाराष्ट्र की जमीन से याद करना चाहता हूँ। बाबा साहब अंबेडकर हम सब के नायक हैं, महात्मा ज्योतिबा फूले हम सब के नायक हैं, छत्रपति शाहू जी महाराज हमारे नायक हैं, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया हमारे नायक हैं। और वो नायक तब बनेंगे जब हम जातियों को तोड़ करके एक साथ खड़े होंगे। जो भी हाथ से मेहनत करता है वो सब कमेरा लोग एक हैं, और हम 90% लोग इस देश में एक रहेंगे, कभी हम आपस में नहीं लड़ेंगे। बताइए ये संकल्प आज यहाँ से करके जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? क्योंकि हमारे लोगों को हमारे से ही आपस में लड़ाया जा रहा है। शेड्यूल कास्ट को बांट दो, उपवर्गीकरण, शेड्यूल ट्राइब में उपवर्गीकरण, ओबीसी में उपवर्गीकरण। क्यों भाई? पहले हमको जाति जनगणना करके बताओ, देश चलाने में हम कहां? हमारे सुप्रीम कोर्ट में जज कितने, विश्वविद्यालयों में प्रोफेसर कितने, वाइस चांसलर कितने, मीडिया हाउसेस हमारे कितने, हमारे ठेकेदार कितने, हमारे उद्योगपति कितने, हमारे शिक्षा में कितने, हमारे डीएम कितने, हमारे एसपी कितने। हमारे 90% जहां होंगे वही हमारा है, बाकी जगह हमको लड़ करके अपने हिस्से का हक छीनना पड़ेगा। लेकिन दो बिल्लियां एक रोटी के लड़ने लगी। एक बंदर आया और उसने कहा कि लड़ो मत, हम न्याय करेंगे। तराजू लेकर आया, एक तरफ रोटी ज्यादा थी, इधर से तोड़कर खा लिया, फिर दूसरी तरफ ज्यादा हुई, फिर उधर से तोड़कर खा लिया, फिर इधर ज्यादा हुई, इधर से तोड़कर खा लिया। खाते खाते दोनों तरफ की रोटी बंदर खा गया और बिल्लियों की तरफ भूल करके बोला, देखो मैंने कितना बढ़िया न्याय किया, जितनी भूखी तुम हो इतनी ही भूखी ये है, जाओ अब लड़ो मत, तुम दोनों घर जाओ। और राजा ने न्याय कर दिया। हमारे घर की लड़ाई में कोई हमारी रोटी खा रहा है, समझदार को इशारा कर। आज अगर कोई देश चला रहा है तो मुट्ठी भर लोग देश चला रहे हैं, मुट्ठी भर लोग शिक्षा में हैं, मुट्ठी भर लोग ब्यूरोक्रेसी में हैं, मुट्ठी भर लोग उद्योगपति हैं। और जो 90% है शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और अदर बैकवर्ड क्लास, वो कहां है? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, गोंड पिपरी के लोगों, जिसकी आबादी इस देश में 90%, वो कहां है? क्या 90% स्कूल में वो है क्या? क्या इस देश की सरकारी नौकरियों में 90% SC ST OBC हैं क्या? क्या इस देश में ब्यूरोक्रेसी में डीएम और एसपी SC ST OBC हैं क्या? सुप्रीम कोर्ट में बैठे जज SC ST OBC हैं क्या? जो इस देश के पूंजीपति हैं बड़े बड़े, जिनके बेटे बेटी की शादी 3 महीने होती है, उनमें SC ST OBC हैं क्या? तो भैया हो कहां आप? मैं तो ये सवाल पूछ रहा हूं। एक आदमी का हमें पथरी है, तो बाबा आंख बंद किया और ऐसे ऐसे उंगली चलाया और कहा आप देखो, कहा पथरी गायब, बाबा की जय हो। उसने हवा में ही ऑपरेशन कर दिया, हवा में ऑपरेशन कर दिया। मैं चाहता हूं उस बाबा को हर सरकारी अस्पताल में बैठा दो, 10 से 5 इन गरीबों का भी इलाज कर दे, ताकि इनके जेब में पैसा है कि नहीं, इससे इनके बच्चे भी मर न जाएं, इनके घर कोई बीमार न रह जाए। बताओ इससे बढ़िया देश कोई होगा क्या? इसलिए बाबा साहब अंबेडकर ने कहा था कि सुबह 2 घंटियां बजेंगी, एक उनकी और दूसरी स्कूल की। अपने बेटे और बेटियों को स्कूल भेजना, वो आने वाली पीढ़ियों का भी दर्द दूर कर लेंगे, क्योंकि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। इसलिए शिक्षा की बात करना मेरा सबसे पहला कर्तव्य है। न हिंदू खतरे में है, न मुसलमान खतरे में है। अगर खतरे में है तो इंसान खतरे में है और भारत का संविधान खतरे में है। ये बात मैं आपसे कहने आया। और खतरा नंबर 1, आपके बच्चों को मानसिक रूप से गुलाम बनाने के लिए कलम और किताब को बेच दिया गया है। समझते हैं कि नहीं? अगर किसी भी स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय की फीस 1 लाख रुपया महीना या 1 साल की हो जाएगी, तो कितने लोग गोंड पिपरी के हैं जो अपने बच्चों को बाहर पढ़ने भेज पाएंगे? इस देश में बड़े बड़े लोग कहते हैं 1 नेशन 1 इलेक्शन,
मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या इस देश में वन नेशन वन एजुकेशन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? जोर से बोलिए, वन नेशन वन एजुकेशन। गरीब का बच्चा भी उसी स्कूल में पढ़ाई करे जिसमें अमीर का बच्चा पढ़ाई करता है, तब जाकर के हम मानेंगे कि हम एक देश के वासी हैं। अगर गरीबों के बच्चों को अच्छी शिक्षा नहीं मिली, अच्छा स्कूल नहीं मिला, अच्छी किताब नहीं मिली, उसके हाथ में कलम नहीं है, और एक दूसरा बच्चा है जो अच्छे कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ता है, लाखों रुपए की फीस दी जाती है और वो पढ़ाई करके विदेश चला जाता है, बताओ दोनों एक ही देश के नागरिक कैसे हुए? जोरदार टाळ्यांच्या गजरात आणि सन्मान चिन्ह देत हा सन्मान करायचा आहे। सत्य मांडण्यासाठी, सत्य दाखवण्यासाठी आपल्याकडे मी आमंत्रित करतोय प्रबोधन आणि मुख्य वक्ते प्राध्यापक डॉक्टर लक्ष्मण यादव सर। जोरदार टाळ्यांच्या गजरात आमंत्रित करूया प्राध्यापक डॉक्टर लक्ष्मण यादव सर यांना। शुक्रिया इस कार्यक्रम का संचालन कर रहे हमारे युवा साथी का, जिन्होंने बहुत शानदार तरीके से इस कार्यक्रम का संचालन किया है। मला मराठी येत नाही और इतनी मराठी सीखी है ताकि आपसे इजाजत लें कि अच्छा होता कि मैं भी मराठी में बोल पाता। अफसोस कि अभी मराठी सीख रहा हूं और मैं उम्मीद कर रहा हूं कि महाराष्ट्र के लोग जितना प्रेम देकर बुला रहे हैं, बहुत जल्दी मराठी सीख भी लेंगे। लेकिन आज आपसे बहुत खेद के साथ ये इजाजत लेना चाहता हूं कि मैं हिंदी में अपनी बात कहूं, तो समझ लेंगे ना? हिंदी समझ लेंगे? देखिए, जब दर्द एक हो, दर्द की दवा एक हो, तो दर्द और दवाई भाषा से अलग नहीं होती। हम सब का दर्द एक है और हम सब की दवा भी एक है, इसलिए विचारधारा की बात करने में बाधा नहीं आएगी। सबसे पहले मानवतावादी विचार प्रबोधिनी समिति, ओबीसी कृति समिति, गोंडपीपरी, आदिवासी टाइगर सेना गोंडपीपरी के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित इस प्रबोधन सभा में आए हुए मंच पर बैठे सभी सम्मानित लोग और मंच के सामने बैठे ज्यादा सम्मानित लोग, आप सबको मेरा क्रांतिकारी जय भीम, जय मंडल, जय संविधान है, जोहार और इंकलाब जिंदाबाद है। गोंडपीपरी के इस कार्यक्रम में रात के वक्त अपना जरूरी काम छोड़ करके विचार प्रबोधन सभा में आप सब आए और आयोजकों ने मुझे बताया कि बहुत दूर दूर से लोग इस कार्यक्रम में आए। ये गोंडपीपरी एक ऐसी जगह है जिसके बारे में पता चला कि वो 3 तरफ से 3 राज्यों से जुड़ी हुई है। एक तरफ महाराष्ट्र, दूसरी तरफ आंध्र प्रदेश और फिर तेलंगाना। नितेश डोगरे साहब ने, जो आवाज इंडिया टीवी से जुड़े हुए हैं, प्रीतम जी के साथी हैं, कई वर्ष पहले से वो कह रहे थे कि आपको इस कार्यक्रम में आना है, लेकिन मैं नहीं आ पा रहा था। आज इनका प्रेम और अपनापन हमें आपसे मिलने का मौका दे गया। इसके लिए मैं नीतीश जी और उनकी पूरी टीम को बहुत शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने मौका दिया कि हम आप सब लोगों से मुखातिब हैं और आपसे मिलने का मौका मिला हुआ। अब इस कार्यक्रम का मकसद क्या है? ये तो एक विचार का कार्यक्रम है और यहां पर आप सब लोग दूर दूर से आए हैं। केवल गोंडपीपरी के लोग नहीं है, मुझे यह भी पता चला
अलग अलग जगहों से लोग आए हुए हैं, दूर कई इलाकों से आए हुए हैं, तो वो अपने मन में एक सवाल लेकर आए हुए होंगे कि आखिर क्या ये आयोजन है। अब भाई हम जैसे लोग तो प्रधानमंत्री तो है नहीं, मुख्यमंत्री भी नहीं है, आज तक कोई चुनाव ही नहीं लड़ा है, आज तक तो नेता भी नहीं है, तो आप हमें सुनने क्यों आए। और बहुत सारे लोग उस तरह से जानते भी नहीं होंगे। मेरा घर यूपी के आजमगढ़ में है, पूर्वांचल में, दिल्ली में रहता हूं और गोंड पिपरी जैसे जगह पर आकर के प्रबोधन के कार्यक्रम में शामिल हूं। अगर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का संविधान न होता तो ये रिश्ता हमारा और आपका नहीं बन पाता। इसलिए मैं सबसे पहले उस संविधान की बात करता हूं। वो संविधान है जिसने एक करके जोड़ा इस देश को, वरना ये देश कितना बटा हुआ है आप खुद सोचो। आप जितने किलोमीटर आप इस देश में किसी भी तरफ निकल जाएंगे, हमारे यहां हिंदी में एक कहावत चलती है, कोस कोस पर बदले पानी और 4 कोस पर बानी। यानी अगर आप कुछ किलोमीटर दूर अगर जाएंगे तो पानी का स्वाद बदलता जाएगा, और कुछ और दूर जाएंगे तो वाणी यानी बोली का स्वरूप भी बदल जाएगा। सैकड़ों बोलियां, सैकड़ों भाषाएं, अनगिनत लोग, अनगिनत जातियां, संस्कृति, खान पान, पहनावा, हम सब का अलग अलग है। कश्मीर से कन्याकुमारी तक, नॉर्थ ईस्ट से लेकर गुजरात तक, महाराष्ट्र से यूपी बिहार तक, उड़ीसा बंगाल से लेकर पंजाब और राजस्थान तक, जमीन के टुकड़े का नाम भारत नहीं है, वो अलग अलग है, बटा हुआ है। अगर उसे कोई जोड़ता है और एक बनाता है तो उस एक बात का नाम है भारत का संविधान, जो इस पूरे देश को जोड़कर एक बनाता है। इसलिए बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा कि भारत एक राष्ट्र नहीं है, इसे अभी एक राष्ट्र बनना है। भूगोल के नक्शे पर लकीर खींच देने से नक्शा बनता है, देश नहीं बनता है। देश तब बनता है जब वहां के लोग आपस में एक दूसरे से रिश्ता महसूस करें। यह कार्यक्रम ऐसा है, मैं सबसे पहले आयोजकों का बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। एक तरफ मानवतावादी प्रबोधिनी सभा है, दूसरी तरफ ओबीसी कृति समिति है, और तीसरी तरफ आदिवासी टाइगर सेना है। यही तो 90% भारत है जिसने मिलकर के यह कार्यक्रम आयोजित किया हुआ है। तो कैसे ये भारत एक बना और कैसे बनना है? जोर जोर से नारा लगाकर तिरंगा लहराने से देश नहीं बनता। देश तब बनेगा और देश तब बनता है जब कश्मीर के व्यक्ति को दर्द हो तो आंसू केरल वाले को भी आए। मणिपुर में अगर किसी महिला को निवस्त्र करके घुमाया जाए तो आंध्र प्रदेश और गोंड पिपनी के आदिवासी को महसूस हो कि वो हमारी मां, बहन, बेटी है। अगर यूपी बिहार में दंगा हो तो उसके लिए पंजाब और हरियाणा में आंदोलन हो, तब जाकर के एक देश बनेगा। यानी साझा सुख और साझा दुख अगर हमारा एक नहीं है तो हम एक देश के वासी नहीं हैं। इसलिए अभी हमें महसूस करना है कि क्या हम वाकई एक देश हैं। सोच कर बताइएगा, आदिवासी समाज के लोग भी यहां हैं। यह देश बना कैसे? तथागत बुद्ध को याद करिएगा, जिन्होंने पहली बार एक रोशनी जलाई थी प्रज्ञाशील करुणा की, जिन्होंने कहा कि इंसान को इंसान के बराबर मानना चाहिए, आडंबर और पाखंड से दूर होना चाहिए। क्या आज का भारत, 2024 का भारत तथागत बुद्ध के सपनों का भारत है? यह मैं आपसे जानना चाहता हूं।
इस देश में जब भक्ति आंदोलन हुआ और मैं महाराष्ट्र में खड़ा हूं तो मैं याद कर रहा हूं देश कैसे बनता है। महाराष्ट्र के लोगों, आज सवाल अपने आप से पूछने का वक्त है। अलवार नैनार से होकर के जब इस देश के संघर्षों की परंपरा आगे बढ़ी तो महाराष्ट्र में संत पैदा हुए। ज्ञानदेव, नामदेव, तुकाराम जैसे संतों की जमीन है यह महाराष्ट्र की। महात्मा कबीर, संत गुरु रविदास, गुरु नानक, बाबा बुल्ले शाह, बाबा फरीद, क्या कहा था उन्होंने। गोंड पीपरी के लोगों, गांव गांव इस बात को सोचना, और खासकर नौजवान जो पढ़े लिखे हैं या जो समझदार हैं, मैं उनसे बहुत गंभीर बात कर रहा हूं। आज से 700-800 साल पहले हमारे पुरखों ने कैसा भारत बनाने का सपना देखा। जब महात्मा कबीर ने एक सवाल इस देश के लोगों से पूछा कि तुम कत बाबन हम कत सूद, हम कत लोहू तुम कत दूध, एक बूंद ते सब उत्पन्ना, कौन बाभन कौन सूदा। महात्मा रविदास ने पूछा कि जस केलन के पात पात में पात, तस मानुष के जात जात में जात, रविदास मानुष न जुड़े जब तक जाति न जात। इस देश में जाति व्यवस्था ने इंसान को इंसान से बांट दिया। हमारे पुरखों ने कहा कि इंसान को इंसान से मिलाओ, एक बनाओ, और जो ये जाति व्यवस्था तुम्हें बाधा बन रही है इस जाति को खत्म कर दो, तब जाकर के इंसान और इंसान बराबर बनेगा। गुरु नानक ने यही पैगाम दिया। मैं छत्तीसगढ़ जब जाता हूं, छत्तीसगढ़ के भी लोग आए होंगे। गुरु घासीदास वहां से पैगाम देते थे, मनखे मनखे एक समाना, यानी इंसान और इंसान बराबर होना चाहिए। बाबा बुल्ले शाह, बाबा फरीद ने कहा कि हम सब एक हैं क्योंकि हम सब इंसान हैं। बताओ महाराष्ट्र के लोगों, क्या उन संतों गुरुओं के सपनों का भारत बन पाया है क्या? जैसा भारत इसी महाराष्ट्र की जमीन के संत ज्ञानदेव, संत नामदेव, संत तुकाराम बनाना चाहते थे, और जैसा भारत इस देश में सम्राट अशोक से लेकर के 3 राजाओं का नाम मैं लेना चाहता हूं। इतिहास जानना नौजवानों को बहुत जरूरी है, वरना आजकल कुछ बाबा पाखंडी बन के घूम रहे हैं। आजकल आपकी तरफ आते हैं कि नहीं? ओ जादू बनाने वाले पाखंडी बाबा, कोई आपसे कहे कि कष्ट है तो वो पर्ची बना के दे देते हैं, नीली चटनी की बजाय खाओ हरी चटनी, दया रुकी है वहीं से मुक्ति मिल जाएगी। इधर बाबा आए क्या वो सब? आप क्या नहीं ना आ रहे हैं? बच के रहिएगा ऐसे बाबाओं से। हमें छत्तीसगढ़ गया, वहां पे एक बाबा घूम रहा है, 1 लोटा जल सभी समस्याओं का हल। आप सोचिए ना, 1 लोटा जल सभी समस्याओं का हल। तो बंद कर दो अस्पताल, बंद कर दो विद्यालय। गोंड पीपरी के लोगों, अगर देखना है कि लोग सच्ची दुआएं कहां करते हैं तो किसी अस्पताल में चले जाना जहां दवाई के बिना कोई तड़प रहा होगा और उसके परिवार वाले सोच रहे होंगे कि अगर इसको कोई दवा मिल जाए तो इसका इलाज हो जाए, जान बच जाए। और जब जान बचानी होती है, खून चढ़ाना होता है ना, तो जाति नहीं देखते। बताओ, जाति देखते हैं कि ब्लड ग्रुप देखते हैं? नौजवान जो यहां आए हुए हैं वो सब बताएं जोर से, ब्लड ग्रुप चेक कराते हो कि जाति चेक कराते हो? आदिवासी हैं तो आदिवासी का हमको खून चढ़ेगा, अगर हम ओबीसी हैं तो ओबीसी का खून चढ़ेगा। कहीं लिखते हैं क्या आप बस इतना देखते हैं कि इंसान है तो इंसान का खून चढ़े, कहीं बंदर का ना चढ़ा दे, यही ना देखते हैं? इंसान होना चाहिए, ब्लड ग्रुप मैच कराना चाहिए। इंसान को इंसान से एक करने का काम जिन संतों, गुरुओं, महापुरुषों ने किया है, इस आयोजन समिति ने उनको अपने बैनर पर ऊपर स्थान दिया है। ये देखिए सामने तस्वीरें। नौजवानों, मैं आपसे कहने आया हूं, अब आपको आपके इतिहास से काटा जा रहा है ताकि आपको पता ही ना हो। घर महाराष्ट्र में है, और हाथ उठाकर बताओ कितने लोग ज्ञानदेव, नामदेव और तुकाराम का नाम भी जानते हो? दिल पर हाथ रखकर सच सच बताना। पढ़ाया ही नहीं जाता तो बताओ, क्या वो पेड़ कभी हरा हो सकता है जिसका जड़ काट दी जाए? गांव के लोगों बताओ, जिस पेड़ की जड़ काट दी जाए वो पेड़ कभी हरा हो सकता है? तो हरा रहने के लिए जड़ों से जुड़ना बड़ा जरूरी होता
इस देश में 3 राजा हुए। पहले राजा सम्राट अशोक, जिन्होंने प्रजा के लिए काम किया और धम्म की दीक्षा ली, और उन्होंने प्रजा के दुख को दूर करने के लिए राजा का काम किया था। तलवार उठाई तो तलवार से इतना ताकत दिखाई कि जहां युद्ध हुआ वहां के पानी को कहते हैं लाल हो गया। लेकिन जब तलवार रख दी और बुद्धिज्म का परचम उठाया तो मानवता का प्रसार पूरी दुनिया में करने का काम किया। उस सम्राट अशोक को मैं सबसे पहला राजा मानता हूं यहां पर। और उसके बाद दूसरे राजा, और यह महाराष्ट्र की जमीन से मैं याद करता हूं, जिसको आजकल लोग हिंदू और मुसलमान के युद्ध में फंसाना चाहते हैं, क्योंकि उस राजा के भी झंडे का रंग भगवा था। लेकिन वो राजा हिंदू मुसलमान की लड़ाई नहीं रहा था। वो राजा इंसान के इंसान को बराबर रखने की और मराठा अस्मिता से लेकर के इस देश में इंसानियत का राज कायम हो, उस राजा का नाम है छत्रपति शिवाजी महाराज। और उस राजा को मैं महाराष्ट्र की जमीन से याद करना चाहता हूं। और झूठ बोलने वाले आपके बच्चों को सिखाते हैं कि छत्रपति शिवाजी महाराज हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते थे, क्योंकि किताब तो आपने पढ़ी नहीं। छत्रपति शिवाजी महाराज की सेना में हर जाति और हर धर्म के लोग खड़े थे, क्योंकि शिवाजी इंसानियत की बात किया करते थे और मराठा थे। क्या इतिहास जानते हैं कि छत्रपति शिवाजी महाराज का राज तिलक करने से मना कर दिया गया था? मंच पर बहुत वरिष्ठ लोग बैठे हैं, बताइए सही कह रहा हूं गलत कह रहा हूं? सामने आप लोग बताओ, शिवाजी का राज तिलक करने से मना किया गया कि नहीं? अरे भाई महाराष्ट्र के लोगों आप बताओ, किया गया था? क्यों? इंसान नहीं थे क्या? क्या थे? अरे जोर से बोलिए। ये क्या होता है भाई? जिसके हाथ में तलवार, जिसकी तलवार में ताकत, वो राजा हो जाएगा। किसने मना किया था कि इनका राज तिलक नहीं होने दिया जाएगा? किसी मुसलमान ने किया था क्या? जोर से बोलिए। फिर कौन था? समझदार को इशारा काफी, मैं मंच से किसी का नाम नहीं लूंगा, हमें अपनी बात करनी है, लेकिन अपने लोगों को समझाना है। इंसान को इंसान के बराबर जो न माने, ऐसी किसी भी मान्यता को महाराष्ट्र की जमीन वालों, इतिहास आपका रहा है, आपने उसे नकारा है और उसको मोहब्बत और प्यार दिया है जो इंसान को इंसान से मिलाने का काम करे। और वह काम करने के लिए आज यह कार्यक्रम यहां पर रखा गया। और तीसरे राजा इसी महाराष्ट्र में, हम विदर्भ के इलाके में हैं, उधर दूसरी तरफ एक इलाका है जिसका नाम है कोल्हापुर। दुनिया में राजा का काम होता है प्रजा को लूट लो, भले 5 किलो अनाज उसको मुफ्त में खिलाओ, 5 किलो अनाज फ्री में बांटो। 80 करोड़ लोगों को 5 किलो अनाज मुफ्त में दिया जा रहा है, जैसे लग रहा है कि अपने फूफा के घर से लाया गया है। घर से ला रहे हैं क्या? अनाज किसका? जोर से बोलिए। अनाज आपका, खेत आपका, मेहनत आपकी, अनाज पैदा किया आपने, तो बांट कौन रहा है? बांट कौन रहा है? क्यों जानते हैं? क्योंकि आपको पहले उसने बांट दिया है। किसान को जब दर्द हो तो नौजवान नहीं बोलेगा, और इसी देश में जब किसानों ने आंदोलन किया तो हम उस पर बोले नहीं। आज किसान बदहाल है। विदर्भ में हम खड़े हैं, इससे ज्यादा बदहाल और कहां का किसान होगा? मैं तो यूपी से आता हूं, वहां भी बदहाल है। तब इस जमीन पर खड़े होकर के मैं कहना चाहता हूं, राजा का काम प्रजा का शोषण करना हुआ करता था, लेकिन मैं जो तीसरे राजा का नाम लेना चाहता हूं, उसने प्रजा के लिए काम किया। उसके दरबार में 2-3 किस्सा सुना दूं छोटा छोटा। उसके दरबार में भी छुआछूत और जातिवाद था। एक आदमी ने जो तालाब था उससे पानी पी लिया। नौजवानों, इस इतिहास को जानते हो कि नहीं मुझे बताना जरूर। और जब पानी पी लिया तो पता चला कि बाकी लोगों ने उसकी बहुत पिटाई कर दी। और पिटाई क्यों की पता है? तुम्हारी जात ही वो नहीं है जिससे कि तुम सार्वजनिक तालाब में पानी पी सकते हो। और यह बात जब छत्रपति शाहू जी महाराज को पता चली, उन्होंने बुलाया और जिसने पिटाई की उसे दरबार से निकाला, और जिसके लिए कहा था कि तुम अछूत हो, तुम पानी नहीं छू सकते,
उन गंगाराम को बुलाया, अपने से आर्थिक मदद की और कोल्हापुर के चौराहे पर चाय की दुकान खुलवाई कि जिसके पानी छू देने से अछूत हो जाता है, अब पूरा कोल्हापुर शहर उसकी बनाई हुई चाय पिएगा। और यह काम छत्रपति शाहू जी महाराज ने किया कि जाति तोड़ो, समाज जोड़ो। किस बात पे हम आप बटे हुए हैं, क्यों बांटा हमको? छत्रपति शाहू जी महाराज ने इस देश में ओबीसी समाज के ढेर सारे लोग आए हुए हैं। ओबीसी समाज का आंदोलन महाराष्ट्र में को दूसरा वाला भी चल रहा है, हम उस पर कोई टिप्पणी नहीं करेंगे। हम तो केवल यह कहना चाह रहे हैं, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, केवल हमारा सामाजिक न्याय का यही विचार है। तो ओबीसी समाज के लोगों, याद करो, जाति जनगणना आज इस देश में, मैं पिछले दिनों वणी में आया था, ओबीसी महासभा का बहुत बड़ा सम्मेलन ओबीसी समिति ने किया कि जातियों को गिन लो, जिसको जो पिछड़ गया उसको आगे करो और इन चीजों को जोड़ लो। आजकल देश में बहुत बड़ी कुर्सी पर जो बैठे हैं वो कहते हैं कि मैं भी ओबीसी हूं, नाम नहीं लूंगा, हरकत से पहचान जाएंगे। और जब जाति जनगणना की मांग होती है तो कहते हैं कि जातियां तो होती नहीं, केवल गरीब और अमीर दो ही जातियां होती हैं। और अभी हरियाणा में चुनाव हो रहा था, वहां भी जाके बताए कि मैं भी ओबीसी हूं, मैं प्रधानमंत्री हूं और ये मेरा मुख्यमंत्री ये भी ओबीसी है। जब आप भी ओबीसी, वो भी ओबीसी, इस देश की 52% ओबीसी आबादी कह रही है कि हमारी जाति गिनो और हमारी जाति जनगणना करके जिसकी जितनी संख्या है उसको उतना हिस्सा दे दो, तब जाकर के ये मांग पूरी होगी। बताओ इसका विरोध क्यों कर रहे हो? आप कर रहे हैं कि नहीं? तो छत्रपति शाहू जी महाराज ने कोल्हापुर के अपने दरबार में पहली बार जाति जनगणना कराई। देखा कि 70 पद अगर उनके दरबार के चलाने वालों में हैं, तो 70 में 65 केवल एक ही तबके के लोग हैं। मैं नाम नहीं लूंगा, आप समझ जाएंगे कौन है वो, जो धरती पर ब्रह्म भगवान का अवतार कहता है अपने को। और नहीं कुछ बोलूंगा। दुनिया में इंसान एक तरफ पैदा होता है, इस देश की किताबों में लिखा है कोई मुख से पैदा हुआ, कोई भुजाओं से पैदा हुआ। और इसी धरती के महात्मा ज्योतिबा फूले ने अपनी किताब गुलामगिरी में लिखा कि अगर मुख से कोई बच्चा पैदा होता तो गर्भ कहां रुकता। ये मैं नहीं बोल रहा, इसी महाराष्ट्र के महात्मा ज्योतिराव गोविंदराव फूले ने अपनी किताब एक लिखी है जिसका नाम है गुलामगिरी, और जिसका निमंत्रण पत्र में भी आपने छपवाया है, गुलामों को गुलामी का एहसास करा दो, अपनी बेड़ियां वो खुद ब खुद तोड़ लेगा। तो मैं तो अपने महापुरुषों को केवल याद कर रहा हूं। तो महात्मा फूले के पहले, उस समय के बाद जब महात्मा फूले इसी समाज में लड़ाई लड़ रहे थे, स्कूल खोलने जा रहे थे। आपको पता है मेरे बारे में, मैं 14 साल दिल्ली विश्वविद्यालय में प्रोफेसर था, पता है, जबकि मेरा जन्म तो ओबीसी में हुआ। एक बार एक विवाद हुआ, टीवी चैनल पर मैं बैठा था, उसने कहा कि वर्ण व्यवस्था तो होती नहीं, जो जैसा काम करता है वो ऐसी जाति हो जाती है। मैंने कहा मैं पैदा ओबीसी घर में हुआ और विश्वविद्यालय दिल्ली है जिसमें प्रोफेसर हूं, तो बताओ मैं मेरी जाति क्या हुई? तो वो कहे फिर तो आप ब्राह्मण ही हैं। मैंने कहा कि मानते हो? कहा नहीं। तो हमने कहा तब? कहा कहना था कह दिए। जाति तो जन्म से तय हो गई। इन महापुरुषों ने कहा कि जो अच्छा काम करे, जो इंसान को इंसान के बराबर समझे, वही आपका अपना है। जाति को खत्म करो जो इंसान को इंसान से बांटने का काम करती है। और इसलिए 14 साल पढ़ाने के बाद मुझे प्रोफेसर की नौकरी से निकाल दिया। पता है, मेरी नौकरी से निकाल दिया। मैंने एक किताब लिखी जिसका नाम है प्रोफेसर की डायरी। मुझे पता है कि शायद वो यहां आए भी हैं किताब लेकर के। कहीं किताबों का वो स्टॉल लगाया था नीतीश जी, उधर लगाया है, उधर लगाया है स्टॉल। अगर हिंदी या मराठी दोनों में से कोई भाषा आपको आती है तो प्रोफेसर की डायरी मेरी किताब है। इसलिए मत खरीदिएगा कि मैं बोल रहा हूं, आए हैं वो बोल के कि किताब भी खरीद लो, नहीं। अगर आपको चिंता हो इस बात की कि आपके देश के स्कूल कॉलेज विश्वविद्यालय कैसे बर्बाद किए जा रहे हैं, स्कूल कॉलेज विश्वविद्यालय और शिक्षा कैसे बर्बाद की जा रही है, तो मेरी गुजारिश है कि प्रोफेसर की डायरी को खरीद कर पढ़िएगा जरूर।
और तब इतिहास से याद करिएगा, महाराष्ट्र की जमीन पर महात्मा ज्योतिबा फूले जब पहला स्कूल खोलने गए जिसमें अछूत बच्चों को और महिलाओं को, लड़कियों को शिक्षा देनी थी, महात्मा फूले को घर से निकाल दिया। बताओ ये इतिहास पता है कि नहीं महाराष्ट्र के लोगों? जोर से बताइए हाथ उठा के। ज्योतिबा फूले को जानते हैं ना? उनको उनके घर से निकाला उनके पिता ने। बोलिए किस कारण? क्योंकि वो स्कूल खोलकर शिक्षा देने का काम करते थे। बताइए शिक्षा देना कैसे गलत काम हो गया? क्या शिक्षा देना गलत काम है क्या? अगर शिक्षा देना अच्छा काम है तो महात्मा फूले के खिलाफ पुणे के भिड़ेवाला में, इसी महाराष्ट्र में बड़े बड़े पोस्टर लगाए गए और कहा गया कि ये आदमी धर्म के विरोध में काम कर रहा है, ये पाप कर रहा है। बताइए शिक्षा देना पाप है? इस देश में महात्मा फूले की पत्नी सावित्रीबाई फूले, मैं शुक्रिया अदा करूंगा, इतनी महिला शक्ति इस मंच पर बैठी है और इस कार्यक्रम में ढेर सारी महिलाएं आई हैं। आपको पता होना चाहिए कि महिलाओं को शिक्षा का अधिकार नहीं होगा, कि महिला हैं घर में चूल्हा बर्तन करिए, सेवा करिए, अछूत हैं तो सेवा करिए, उत्पादन करिए, शिक्षा नहीं पाएंगे आप। अगर महात्मा ज्योतिबा फूले ने, सावित्रीबाई फूले ने कहा कि ये लड़कियों को भी शिक्षा मिलेगी, अछूत बच्चों को भी शिक्षा मिलेगी, कोई नहीं स्कूल में पढ़ाएगा तो हम स्कूल खोलेंगे, और जब पहला स्कूल खोला 3 जनवरी 1848 को तो उनको उनके घर से निकाल दिया। सावित्रीबाई फूले जब स्कूल में पढ़ाने जाया करती थी, उनके ऊपर पत्थर फेंकते थे, गोबर फेंकते थे, मैला और कचरा डालते थे। बताओ सावित्रीबाई फूले कोई गलत काम करती थी क्या? तो ये काम क्यों किया? क्योंकि अगर सब पढ़ लेंगे तो सब जागरूक हो जाएंगे, समझदार हो जाएंगे और सवाल पूछने लगेंगे कि हमारा हिस्सा कहां है, हमारा हक कहां है, तुम हमें गुलाम क्यों बनाए हो। और आज भी इस देश में शिक्षा को इसीलिए बर्बाद किया जा रहा है कि आपकी आने वाली पीढ़ी मानसिक रूप से गुलाम पैदा हो, ताकि अगर उसके साथ आर्थिक शोषण हो, सामाजिक शोषण हो तो वो अपना शोषण न जाने और केवल गुलामी की किस्से में टलती चली जाए। इसके लिए प्रोफेसर की डायरी को पढ़िएगा। और मैं महाराष्ट्र में खड़े होकर आपको सबसे पहला एक निवेदन करके जा रहा हूं। यहां जितने भी लोग आए हैं सबके या तो वो किसी के बेटे बेटियां हैं या उनके बेटे बेटियां होंगे। कोई हाथ उठाकर बताए जो अपने बेटा बेटी को अच्छी शिक्षा नहीं दिलाना चाहता। बताइए कितने लोग? आप नहीं दिलाना चाहते? अच्छा, कोई ऐसे ही बोल दिया। हो सकता है जिसको खुद न मिली हो उसको पता ही ना हो। बताइए सब लोग चाहते हैं कि नहीं उनके बेटा बेटी को अच्छी शिक्षा मिले? जोर से बोलिए। पढ़ाना चाहते हो ना आप अपने बेटा बेटी को? अच्छी शिक्षा चाहते हो ना? तो अच्छा स्कूल चाहिए ना, अच्छा विश्वविद्यालय चाहिए ना। और अगर आपकी जेब में पैसा नहीं है और स्कूल कॉलेज विश्वविद्यालय की फीस महंगी है तो बताइए कि आपके बच्चों को अच्छी शिक्षा मिलेगी? हमसे ज्यादा तो आप भी जानते होंगे। बताओ गोंड पीपरी के पूरे इलाके में सरकारी स्कूल कितना है? कितना है? आप इसका जवाब दीजिए। स्कूल विद्यालय होना चाहिए और आपके लिए क्या खोला जा रहा है? देवालय। हमें तो स्कूल कॉलेज विश्वविद्यालय चाहिए ना। तो बताइए अगर गरीब है, कोई कमजोर है, उसके बेटा बेटी के लिए फीस देने के लिए पैसा नहीं है तो अच्छी शिक्षा मिलेगी क्या? तो बाबा साहब अंबेडकर का संविधान बचेगा क्या जब शिक्षा ही नहीं बचेगी? तो संविधान का प्रबोधन का पहला मकसद यह है, आज की तारीख में न हिंदू खतरे में है न मुसलमान खतरे में है। अगर खतरे में है तो इंसान खतरे में है और भारत का संविधान खतरे में है। यह बात मैं आपसे कहने आया हूं। और खतरा नंबर 1, आपके बच्चों को मानसिक रूप से गुलाम बनाने के लिए कलम और किताब को बेच दिया गया है। समझते हैं कि नहीं? अगर किसी भी स्कूल कॉलेज विश्वविद्यालय की फीस 1 लाख रुपया महीना या 1 साल की हो जाएगी तो कितने लोग गोंड पीपरी के हैं जो अपने बच्चों को बाहर पढ़ने भेज पाएंगे? कितने लोग होंगे? 2%, 1% भी लोग नहीं होंगे। तो जब अच्छी शिक्षा नहीं मिलेगी तो आपका बच्चा क्या करेगा? मानसिक रूप से गुलाम पैदा होगा। इसलिए मैंने प्रोफेसर की डायरी लिखी।
उन्होंने मुझे नौकरी से निकाल दिया कि ये लोगों को जागरूक क्यों करता है, नौकरी से निकाल देंगे तो डर जाएगा, चुप हो जाएगा। तो मैंने कहा कि जुल्म के साये में लब खोलेगा कौन, और हम भी चुप रहे तो फिर बोलेगा कौन। हमें तो शिक्षा मिली ना, महापुरुषों का इतिहास हमने पढ़ा ना, हम अच्छे कपड़े पहनकर इस मंच पर आए ना, हम आपके बीच में अच्छा बोलने का अभ्यास किए ना। यह तब तक संभव नहीं होता अगर इस देश में बाबा साहब अंबेडकर का संविधान और मंडल कमीशन लागू नहीं होता, तो हम यहां पर आपके सामने नहीं होते। तो शिक्षा से सबसे ज्यादा डर किसको लगता है? जो लोगों को अनपढ़ बनाए रखना चाहता है। और अनपढ़ बने रहेगी तो भीड़ बनेगी, अनपढ़ बने रहोगे तो 5 किलो अनाज में जिंदा रहोगे, अनपढ़ बने रहोगे तो आप कभी यह सवाल नहीं पूछोगे जो प्रीतम जी की कविता आपसे पूछकर चली गई। चुनाव में आएगा हमारा संचालक, जो हमारा दोस्त नौजवान, उसने हमारे एक दोस्त की कविता पढ़ी कि कौन जात हो दलित है साहब, बहुत शानदार कविता। उस कविता के बाद मैं आपसे कहने आया हूं, जब चुनाव आएगा तो नेता आएंगे। इस देश में बड़े बड़े लोग कहते हैं 1 नेशन 1 इलेक्शन। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या इस देश में 1 नेशन 1 एजुकेशन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? जोर से बोलिए, 1 नेशन 1 एजुकेशन। गरीब का बच्चा भी उसी स्कूल में पढ़ाई करे जिसमें अमीर का बच्चा पढ़ाई करता है, तब जाकर के हम मानेंगे कि हम एक देश के वासी हैं। अगर गरीबों के बच्चों को अच्छी शिक्षा नहीं मिली, अच्छा स्कूल नहीं मिला, अच्छी किताब नहीं मिली, उसके हाथ में कलम नहीं है, और एक दूसरा बच्चा है जो अच्छे कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ता है, लाखों रुपए की फीस दी जाती है और वो पढ़ाई करके विदेश चला जाता है, बताओ दोनों एक ही देश के नागरिक कैसे हुए? सवाल सही है कि गलत है? आप गरीब बना दिए गए, कमजोर बना दिए गए कि जिंदा रहने को ही अपना सबसे बड़ा हक समझ गए। पेट भर रहा है, सुबह शाम खेत में काम कर रहे, मिल में मजदूरी कर रहे, सड़क पर पत्थर तोड़ रहे और नौकरी करके अपने बच्चों का पेट पाल रहे ताकि जिंदा रहें। कभी आपने यह सोचा नहीं कि आपके देश के स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालयों को प्राइवेट हाथों में बेचा जा रहा है। और कौन बेच रहा है? सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं बिकने दूंगा। समझदार को इशारा काफी, समझ गए ना किसकी बात कर रहा हूं? नाम लेने की जरूरत नहीं ना। एक किस्सा सुनाऊं छोटा सा। एक आदमी तोता पाला हुआ था। तोता समझते हैं ना? तो तोता जब, देखो बच्चा भी बोल रहा, हाँ, तोता जब था तो उसका दोस्त जब भी उसके घर में आए तो तोता उसको देख करके कहता था, पागल आ गया, पागल आ गया, पागल आ गया। फिर अगले दिन कोई आया तो फिर जैसे ही वो आया वैसे ही तोता बोला, पागल आ गया, पागल आ गया, पागल आ गया। तो उसका दोस्त जाके मालिक से बोला कि तुम्हारा तोता बहुत बदमाश है, जब मुझे देखता है तो कहता है पागल आ गया। मालिक आया और बोला, ये मेरा सबसे अच्छा दोस्त है, कल से इसको तुम पागल नहीं बोलोगे। तोता का ठीक है, नहीं बोलेंगे। अगले दिन जब वो दोस्त आया, तोता दोस्त को देखा, दोस्त तोते को देखा, कुछ नहीं बोला। दोस्त खुशी खुशी जाने लगा। फिर तोता बोला, सुनो, समझ तो गए ही होगे ना? तो समझ गए कि नहीं आप कि वो उसके दिमाग में क्या चल रहा है, वो उसको भी समझ में। तो जो वैचारिक मंच होता है, यहां किसी नेता का नाम नहीं लूंगा मैं, क्योंकि यहां खड़ा होकर अगर नाम लेना है तो फूले, अंबेडकर, पेरियार, बिरसा मुंडा का नाम लूंगा, और उससे बड़ा कोई हमारे लिए है नहीं जिन्होंने हमें हक और अधिकार दिलाया। लेकिन इशारा बहुत जरूरी है, क्योंकि धोखा हो जाता है हमारे लोगों से। लगाया था नारा इसी देश के लोगों ने, और नागरिक होने का धर्म यह है कि जिसते हैं उससे आप सवाल पूछिए कि आपके बच्चों की शिक्षा को कौन बेच रहा है। और रोज झगड़ा लगाने के लिए धर्म खतरे में है। मंदिर को मस्जिद से लड़ा दो, हिंदू को मुसलमान से लड़ा दो, गरीब को अमीर से लड़ा दो, किसान को नौजवान से लड़ा दो, सब आपस में लड़ते रहेंगे तो वहां बैठकर दिल्ली में मलाई कौन खाएगा? वही जिसके बेटा बेटी की शादी 3 महीने होती है। बताओ गोंडपुरी के लोगों समझ गए कि नहीं किसकी बात कर रहा हूं? हमारे आपके घर में किसी बेटा बेटी की आज भी अगर शादी हो, हम जानते हैं कि वहां पर एक एक पाई जोड़ी जाती है कि हम भी अपनी बिटिया को अच्छे से विदा कर दें। बताओ सही कह रहा हूं कि गलत कह रहा हूं?
लोग कर्जे में डूब जाते हैं कि अपनी बेटी की शादी कर लें। जिसके घर में 2 बेटियां पैदा हो गई, वो शिक्षा देने से डरता है कि उनकी शादी करने का खर्चा नहीं मिलेगा। महाराष्ट्र की बेटियों से मैं एक बात कह के जा रहा हूं, और माता पिता जितने हैं वो भी ये बात समझ लें, ये बेटियां सावित्रीबाई फूले की बेटियां बनना, जब तक अपने पैर पर खड़े हो जाना, उसके पहले ये कहना कि शादी करके किसी के गुलाम नहीं होंगे और पढ़ाई करेंगे, पढ़ाई करके जब अपनी तकदीर बना लेंगे तब उनकी शादी करने दीजिएगा। वरना ये बेटियां शिक्षा से अगर दूर हो गई तो एक नहीं कई परिवार शिक्षा से वंचित हो जाएगा। सही कह रहा हूं कि गलत कह रहा हूं? बेटी बड़ी हुई नहीं कि उसकी शादी करने लगते हो आप, और बेटा नालायक भी है तब भी उसको पढ़ाते रहते हो। ये बेटे और बेटी में भेदभाव है कि नहीं? महिलाएं बताएं सही सही, जोर से बोलिए। मैं अपने क्लास में कई बार बेटियों से पूछता था कि कितनी बेटियां ऐसी हैं जो अपनी मां की तरह बनना चाहती हैं। बेटियां कहती थी कि मैं अपनी मां की तरह नहीं बनना चाहती, क्योंकि मेरी मां का पूरा जीवन चूल्हे चौके बर्तन से लेकर के हम लोगों की सेवा में बीत गया। मैं पढ़ना चाहती हूं ताकि मैं भी इस देश को चलाने में हिस्सेदार बनूं, और जो मौका मेरी मां को नहीं मिला उससे आगे बढ़कर के मैं भी अपने परिवार का नाम रोशन करूं। बताइए, ये भारत बनाना चाहिए कि नहीं बनाना चाहिए? और आप बेटियों को शिक्षा नहीं दोगे और यहां बैठ करके जय भीम, जय मंडल, जय संविधान की बात करोगे। तो देखिए, झूठ बोलने का ठीका एक आदमी को दे दीजिए, दिल्ली से बैठ के झूठ बोलता हो। आप झूठ मत बोलो, आप ईमानदारी रखो, अपने बेटा और बेटियों को शिक्षा दो। पहली चीज मैं यही कहना, निवेदन करने आया हूं, घर में 1 रोटी कम खाना गोंड पिपरी के लोगों, 1 रोटी कम खाना, 1 कपड़ा कम पहनना, किसी भी पाखंड में 1 रुपया दान दक्षिणा मत देना, घर में पेंट मत हो, कोई बात नहीं, रिश्तेदारी में खर्च ना हो, कोई बात नहीं, उधार मांग करके पेट काट करके भी अपने बेटे और बेटियों को शिक्षा जरूर दिलाना। यह मैं आपसे निवेदन करके जा रहा हूं, तब शिक्षा अगर मिलेगी तभी वो मानसिक रूप से आजाद होंगे। और शिक्षा के लिए पहले स्कूल कॉलेज विश्वविद्यालय बचाओगे तब ना पढ़ाओगे। मान लो हम शिक्षा देना चाहते हैं और गोंड पिपरी में कोई स्कूल ही नहीं है, बताओ सही है कि गलत है? अब अगर अच्छा स्कूल चाहिए तो चंद्रपुर जाओ, और अच्छा स्कूल चाहिए तो नागपुर जाओ, और अच्छा स्कूल चाहिए तो दिल्ली और बंबई जाना पड़ेगा। बताओ, आपको जिसने गरीब कर दिया, 5 किलो अनाज पर मोहताज कर दिया, क्या आप अपने बच्चों को डीयू और जेएनयू भेजने का सपना भी देख पाते हैं क्या? नहीं देख पाते। गलत कह रहा हूं? जो लोग मंच पे बैठे हैं वो भी जानते हो। तो डीयू और जेएनयू में किसके घर के बच्चे पढ़ते हैं? जो अमीर है। और गरीब के बच्चे कहां पढ़ रहे हैं? किस्मत से पढ़ रहे हैं। पहले लोग ऐसी बात करते थे कि जो हो रहा है सब किस्मत से हो रहा है। महात्मा ज्योतिबा फूले ने एक किस्मत के बारे में लिखा, नाटक का नाम है तृतीय रत्न। भाई रेफरेंस बता दे रहा हूं, पता चला मुझे उधर जाना, मुकदमा न मेरे ऊपर हो जाए। आजकल तो इस पे भी हो जा रहा है। महात्मा ज्योतिबा फूले ने किस्मत के लिए लिखा कि एक आदमी गया, एक आदमी के पास कहा कि जीवन में बहुत कष्ट है। नाटक का नाम है तृतीय रत्न, रेफरेंस के साथ बोल रहा हूं। तो सामने एक आदमी था जिसका दावा यह था कि वो भगवान का अवतार है धरती पर, क्योंकि वो मुख से पैदा हुआ है और इशारा करने की जरूरत। तो उसने कहा कि तुम्हारा शनि ठीक जगह पर नहीं है। तो उसने कहा कि कैसे आएगा? तो कहा कि कुछ पूजा पाठ करानी पड़ेगी। महात्मा फूले ने लिखा है, मैंने नहीं कहा, क्योंकि आजकल तो पूजा वाला माहौल भी है। पता चला कि यहीं दंगा हो जाए तब क्या होगा। इसलिए आजकल भावना, हम धर्म पर किसी का नहीं बोल रहे, हम तो चेतना की बात कर रहे हैं। उसने एकदम साफ कहा कि शनि ठीक जगह पे नहीं है। कैसे आएगा? कहे एक पूजा करानी है। कितना खर्च आएगा? मान लो उसने कहा 1000 रुपया। उस आदमी ने कहा इतना पैसा तो नहीं है। अब अभी यही कार्यक्रम है, ये रुपेश निमसरकार जी और नीतीश जी ने जो ये कार्यक्रम कराया, अगर यहां पर कोई और कार्यक्रम कराते तो भीड़ इससे कई गुना ज्यादा हो जाती कि नहीं? अगर नाच गाना करा देते या कोई और कार्यक्रम करा देते तो भीड़ इससे ज्यादा हो जाती। लेकिन प्रबोधन का कार्यक्रम है, तो विचार का कार्यक्रम है, तो कुछ बात तो यहां से लेके जाओगे। उस आदमी ने कहा कि अच्छा 1000 रुपया नहीं है, चलो 50% डिस्काउंट, 500 रुपए में तुम्हें तरीका बता दूंगा, शनि ठीक जगह पे आ जाएगा। उस आदमी ने कहा 500 रुपए भी नहीं है। फिर अच्छा कहा 100 रुपया दो, छोटी वाली पूजा करा देता हूं, शनि ठीक जगह पे आ जाएगा। उस आदमी ने कहा 100 रुपया भी नहीं है। ध्यान से समझना। फिर उसने कहा अच्छा 10 रुपया दे दो,
एक मंत्र दे देता हूं, जाप करते रहना, कष्ट दूर हो जाएगा। उसने कहा 10 रुपया भी नहीं है। फिर कहा कुछ तो दे दो। उसने दोनों जेब निकाल कर दिखाए कि मेरी जेब में एक फूटी कौड़ी नहीं है। सामने वाला आदमी खड़ा होकर गुस्से में बोला कि जब तेरे जेब में एक फूटी कौड़ी नहीं है तो जा बेटा, शनि तेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। सारा खेल किसका है? जब तुम्हारे पास कुछ है ही नहीं खोने को तो छीनेगा कोई क्या? इसलिए बाबा साहब अंबेडकर ने कहा था कि सुबह 2 घंटियां बजेंगी, एक उनकी और दूसरी स्कूल की। अपने बेटे और बेटियों को स्कूल भेजना, वो आने वाली पीढ़ियों का भी दर्द दूर कर लेंगे, क्योंकि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। इसलिए शिक्षा की बात करना मेरा सबसे पहला कर्तव्य है। तो अपना वोट भी उसे ही देना जो आपके बेटा और बेटी की शिक्षा की बात करे। उस आदमी को वोट कभी ना दे देना जो जिसकी डिग्री का ही पता नहीं कि कितना पढ़ा है, कितना पास है, फेल है। यह मंच बाबा साहब अंबेडकर का है, और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को स्कूल में पढ़ने नहीं दिया, फिर भी लड़ करके पढ़ाई की, 32 डिग्रियां लेकर लौटे, 4-4 पीएचडी किया, और सारी डिग्रियां ओरिजिनल थी, एक भी डिग्री फर्जी नहीं थी बाबा साहब अंबेडकर की। कोई थी क्या? और जब मैं फर्जी डिग्री कर रहा हूं तो आप समझ रहे हैं ना किसकी बात हो रही? क्योंकि मैं एक जगह जा रहा था, जब चंद्रपुर से आ रहा था, एक जगह चाय पीने प्रीतम जी रोके, तो चाय वाले को मैंने देखा कि उसके बगल से एक नाली जा रही है। तो चाय वाले ने क्या किया था, एक टोकरी को लेकर के नाली के ऊपर रख दिया, उससे पाइप निकाला, चाय के स्टोव में लगाया, और नाली के गैस से वो चाय बना रहा था। समझदार को बताओ, अगर नाली के गैस से चाय बनती तो पूरा गोंड पिपरी को सिलेंडर खरीदने की जरूरत होती क्या? जोर से बोलिए। और सिलेंडर कितना रुपया किलो, कितना रुपए का एक मिल रहा है? कितने का है? 1000 का। और उन्होंने क्या कहा था, हम आएंगे तो कम करेंगे। बताओ, झूठ बोलने के लिए सजा मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? तो झूठ, हमारे यहां पुराने लोग कहावत कहते थे, झूठ बोले कौवा काटे। झूठ पर क्या कहावत है कि झूठ बोले, आजकल लगता है कोई कौवा ही नहीं बचा। कोई ऐसे ही बोल देता है, हम आएंगे तो 15-15 लाख एक अकाउंट में मिलेगा। 15 रुपया भी मिला क्या? जोर से बोलिए। हम आएंगे तो 2 करोड़ रोजगार हर साल देंगे। 2 लाख भी रोजगार मिला क्या? कहां से लोगे? वो बेच रहे हैं भारत को, मैं चैन से कैसे सो जाऊं। वो लूट रहे हैं भारत को, खामोश में कैसे हो जाऊं। हां, मैंने कसम उठाई है, मैं देश नहीं झुकने दूंगा। सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं बिकने दूंगा। ये मेरी बात नहीं, इस पे कहां ताली बजा रहे हैं? अब ताली बजाने वाली बात तो इसके आगे कह रहा हूं। जब वोट ले लिया तो सबसे पहले बैंक बेच दिया, रेल बेच दिया, रेल की पटरी बेच दी, बीएसएनएल बेच दिया, एमटीएनएल बेच दिया, एलआईसी बेच रहे, नवरत्न कंपनी बेच रहे, और सब बेचते बेचते कहा हमारा क्या है जी, हम तो फकीर आदमी हैं, झोला लेके चल जाएंगे, आपका क्या होगा? मैं ये सवाल आपसे पूछने आया। समझ गए कि नहीं समझ गए? मेरा कहना केवल यह है कि ईमानदारी से जो सच बोले, सच के साथ खड़े होना, और जो झूठ बोले, इसीलिए बाबा साहब अंबेडकर के संविधान में वोट डालने का अधिकार समझदारी से है। 500 रुपए और 1 सीसी में वोट नहीं बेचा जाता। अपने बच्चों का भविष्य बचाने के लिए उनको नेता चुनना होता है जो कलम और किताब की बात करे, स्कूल कॉलेज विश्वविद्यालय की बात करे, और शिक्षा, दवा, पढ़ा मुफ्त करे। हमारे यहां देश में नारा लगता था, गोंड पिंपरी के लोगों, नारा मैं आपको बता रहा हूं, रोटी कपड़ा सस्ती हो और दवा पढ़ाई मुफ्ती हो। पढ़ाई और दवाई पर पैसा नहीं लगना चाहिए, क्योंकि गरीब का भी बच्चा अच्छी शिक्षा पाए, अमीर का भी बच्चा अच्छी शिक्षा पाए, सब बराबर पढ़े। इसलिए हमारे यहां नारा लगा, जिसमें वह बढ़िया इंसान नहीं, समता बिना समाज नहीं, बिन समाज जनराज नहीं, जो जमीन को जोते बोए
वो जमीन का मालिक होए, राष्ट्रपति का बेटा हो या चपरासी की हो संतान, टाटा बिरला गरीब का बेटा, सबको शिक्षा एक समान। बताइए, सबको शिक्षा बराबर होनी चाहिए कि नहीं? तो बराबर की शिक्षा पाने के लिए हम आपसे निवेदन करने आए। शिक्षा मिलेगी तो चेतना मिलेगी, शिक्षा मिलेगी तो बराबरी का हक और अधिकार मिलेगा, शिक्षा मिलेगी तो आप सब बराबर रहोगे। इसलिए हम आपसे निवेदन करने आए हैं, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के सपनों का भारत बनाइएगा। आज की तारीख में बताइए, आप सब बताइए ईमानदारी से, जो गृह मंत्री हैं उनका बेटा क्या है पता है? बैट बल्ला खेलने नहीं आता, बीसीसीआई का चेयरमैन बने और उसके बाद आईसीसी का चेयरमैन बने, करोड़ों रुपए के पास। हमारे आपके घर का बेटा बेटी कहां है? मुझे पता चला कि इस पूरे इलाके में माइनिंग सबसे ज्यादा होती है, खनिज संसाधन है ना, अभी नीतीश जी बता रहे थे। तो ये जंगल किसका है? आप सोचिए, ये आदिवासी समाज के लोग नारा लगाते हैं, अबुआ देशुम अबुआ राज। भगवान बिरसा मुंडा उलगुलान की लड़ाई लड़ते हैं, जल जंगल जमीन की लड़ाई लड़ते हैं। बताओ, ये जल जंगल जमीन किसकी है? किसी उद्योगपति की है क्या? लेकिन कंपनी किसकी लगती है? किसी उद्योगपति की लगती है कि नहीं? और हमारे और आपके लोग उसमें मजदूरी करने को मजबूर हैं कि नहीं? अगर आप गरीब हैं तो सड़क बनाने के लिए, मजदूरी करने के लिए किसके घर का बेटा बेटी जाएगा? हमारे आपके जाएगा कि नहीं जाएगा? बताइए जोर से। इस इलाके के सबसे ज्यादा नौजवान कहां हैं? स्कूल कॉलेज में हैं क्या? जोर से बोलिए। क्या इस पूरे इलाके के 100 किलोमीटर के आसपास के नौजवान विश्वविद्यालय में हैं, स्कूल में हैं, रोजगार में हैं? जोर से बोलिए। नौकरी है क्या? सरकारी नौकरी है? कर क्या रहे हैं फिर? मजदूरी कर रहे हैं। बताइए, गलत कर रहा हूं कि सही कर रहा हूं? पिता मजदूरी करते रहे, दादा मजदूरी करते रहे, धरती का सीना चीर करके किसान कामगार कमेरा लोग अन्न पैदा करते रहे कि लोगों का पेट भरे, और आज उन्हीं के लोग गुलाम बन गए, किसी कंपनी में जाके मजदूरी कर रहे। क्या आपके बच्चे भी मजदूरी करेंगे? और अगर आपके पास पैसा है तो आपके बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ेंगे? ये जितने नेता आते हैं, इनके बच्चे क्या सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं क्या? जोर से बोलिए। नेता पढ़ते हैं सरकारी स्कूल में, जहां लाखों रुपए फीस है वहां पढ़ते हैं। और आपके लिए क्या दे दिया? किस्मत पे रो, 5 किलो अनाज से पेट भरो, शिक्षा नहीं मिलेगी। क्योंकि अगर शिक्षित हो जाओगे तो जागरूक हो जाओगे, झूठ पकड़ में आ जाएगा। इलेक्टोरल बॉन्ड से चंदा किसने लिया? सवाल पूछेंगे। जो लूटा वो कौन? जो झूठ बोला वो कौन? हमारे बच्चों का भविष्य कहां बचा है? इसलिए संविधान को बदलने की बात कौन किया? पता है कि नहीं कौन किया? एक अकेला सब पर भारी। इसलिए मैं आपसे निवेदन करने आया हूं, इस प्रबोधन कार्यक्रम का मकसद क्या है? चेतना मिले। ओबीसी आज लड़ाई लड़ रहा है। मंडल कमीशन ने कहा 52% आबादी है। मंडल कमीशन कहा कि 52% आबादी को 52% आरक्षण मिलना चाहिए, और जब आरक्षण नहीं मिला तो 27% दिया। आज पूरा देश का ओबीसी जाति जनगणना की मांग कर रहा है कि गिन तो बताओ, गिनती तो करो कि हमारी आबादी कितनी है। और देश के प्रधानमंत्री वो कहते हैं कि मैं भी ओबीसी हूं। तो ओबीसी की मांग सबसे बड़ी क्या है? जो लोग अभी नारा लगा रहे थे जय ओबीसी, जोर से बताइए, आपकी सबसे बड़ी मांग क्या है? जोर से बोलिए। जाति जनगणना। अगर कोई सच्चा ओबीसी है तो सबसे पहला काम क्या करेगा? जाति जनगणना कराएगा। किसान आंदोलन हुआ इस देश में, मैं पूरे इस इलाके में कई बार आया हूं। यहां के किसान क्या खुशहाल हैं क्या? जोर से बोलिए। क्या यहां के इस पूरे इलाके के किसान खुश हैं? जितना लागत लगती है उतना उनको मुनाफा मिल जाता है? जोर से बोलिए।
और किसी ने वादा किया था कि 2022 दुगुनी कर देंगे, और आंकड़ा क्या पता है? किसानों का कर्जा दुगुना हो गया। मैं ईमानदारी से एक दुख व्यक्त करूं, दिल्ली में जब तक मैं विदर्भ नहीं आया था ना, दिल्ली के अखबारों में विदर्भ की खबरें तब आती थी जब विदर्भ के किसान आत्महत्या कर लेते थे। बताओ ये पीड़ा हमारी है कि नहीं? किसानों ने आत्महत्या की कि नहीं? और किसानों के नाम पर किसने कानून बनाया कि किसानों की जगह जमीन भी गिरवी रख दी जाएगी? वही अंबानी और अडानी के हाथों में। अगर पूंजीपति के हाथ में फसल भी चली गई, पूंजीपति के हाथ में खेत भी चला गया, पूंजीपति के हाथ में शिक्षा भी चली गई, पूंजीपति के हाथ में स्कूल भी चला गया, तो आपके बच्चे न शिक्षित हुए, न उनको रोजगार मिला, तो बताइए उनकी कंपनियां गांव गांव खुलेंगी और आपकी आने वाली कई पीढ़ी उनकी कंपनियों में मजदूर बनेगी। और फिर भूल जाइए कि बाबा साहब के जय भीम को भी कोई बोलेगा या ओबीसी के नाम पर भी कोई एकजुट हो पाएगा? बताइए सही कह रहा हूं गलत कह रहा हूं? अगर आप भी मजदूर बन गए उन उद्योगपतियों की कंपनी में, होंगे क्या? तो किसान, और कितने लोग यहां किसान ऐसे बैठे हैं जो अपने आने वाली पीढ़ी को किसान बनाना चाहते हैं? किसान है कि नहीं आप लोग? क्या अपने बच्चों को किसान बनाना चाहते हैं? कोई नहीं बनाना चाहता, क्योंकि जानता है कि आज का किसान मरने को बेबस कर दिया गया है। मजबूरी में वो खेती और किसानी कर रहा है। आज अगर कोई देश चला रहा है तो मुट्ठी भर लोग देश चला रहे हैं, मुट्ठी भर लोग शिक्षा में हैं, मुट्ठी भर लोग ब्यूरोक्रेसी में हैं, मुट्ठी भर लोग उद्योगपति हैं, और जो 90% है शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और अदर बैकवर्ड क्लास, वो कहां है? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, गोंड पिपरी के लोगों, जिसकी आबादी इस देश में 90%, वो कहां है? क्या 90% स्कूल में वो है क्या? क्या इस देश की सरकारी नौकरियों में 90% SC ST OBC हैं क्या? क्या इस देश में ब्यूरोक्रेसी में DM और SP SC ST OBC हैं क्या? सुप्रीम कोर्ट में बैठे जज SC ST OBC हैं क्या? जो इस देश के पूंजीपति हैं बड़े बड़े, जिनके बेटे बेटी की शादी 3 महीने होती है, उनमें SC ST OBC हैं क्या? तो भैया हो कहां आप? मैं तो ये सवाल पूछ रहा हूं, कहां हो आप? कर्मकांड में हो, अंधविश्वास में हो। बताओ सही कर रहा हूं कि गलत कर रहा हूं? जोर से बोलिए, गलत है कि सही है? क्या अंधविश्वास और कर्मकांड में हमारे लोगों को फंसाया नहीं जा रहा? और बाबाओं की नई नई दुकान खोल दी। एक बाबा उधर दुकान खोले, एक उधर खोले, एक इधर खोले। टीवी पर बैठ कर तो कहता है कि हम ये कर देते हैं, हम वो कर देते हैं। अस्पताल में बैठ के कोई दवाई क्यों नहीं देता? मैं एक दिन देख रहा था, एक बाबा बाहर यहां बैठा था, और हर धर्म में ऐसे पाखंड है। एक आदमी का हमें पथरी है, पथरी जानते हैं, पेट में, तो बाबा आंख बंद किया और ऐसे ऐसे उंगली चलाया और कहा आप देखो, कहा पथरी गायब, बाबा की जय हो। उसने हवा में ही ऑपरेशन कर दिया, हवा में ऑपरेशन कर दिया। मैं चाहता हूं उस बाबा को हर सरकारी अस्पताल में बैठा दो, 10 से 5 इन गरीबों का भी इलाज कर दे, ताकि इनके जेब में पैसा है कि नहीं, इससे इनके बच्चे भी मर न जाएं, इनके घर कोई बीमार न रह जाए। बताओ इससे बढ़िया देश कोई होगा क्या? अरे भाई, हवा में कैंची चला के ऑपरेशन कर दिया। और आज इस देश में सबसे ज्यादा भीड़ अगर कहीं है तो अस्पतालों में है। गलत कह रहा हूं कि सही? अस्पतालों में भीड़ किसकी? हमारी। 90% गरीब SC ST OBC कहां है? हॉस्पिटल के सामने लाइन लगाए हैं। और जो अमीर हैं वो दिल्ली से लेकर के विदेश तक अपना इलाज करा सकते हैं। आप में से कितने लोग हैं जो नागपुर गए हैं? जरा एक सर्वे करना चाहता हूं, कितने लोग यहां बैठे हैं जो नागपुर गए हैं? आप बताइए। मैं ये नहीं पूछा कि दिल्ली कितने गए हैं। अब मंच के लोगों के सामने एक बात, क्योंकि आप देख रहे हो ये हमारा भारत है, इतनी उम्र हो गई कोई नागपुर नहीं जा पाया, तो सरकार जिस दिल्ली से चलती है वहां आपके लोग कैसे पहुंचेंगे? ये सवाल मैं आपको छोड़ करके जा रहा हूं। क्योंकि जानते हैं क्यों नागपुर आप नहीं जा पाए? क्योंकि आपको इतना गरीब और कमजोर बना दिया गया है कि यहीं रहो, मेहनत मजदूरी करो और अपने बेटा बेटी को कहीं बाहर न पढ़ पाओ, न बाहर की दुनिया से तुम जुड़ पाओ। तुम आदिवासी हो तो जंगल में रहो,
तुम दलित हो तो गांव की उस बस्ती में रहो जहां सड़क भी नहीं है, अस्पताल भी नहीं है, पढ़ाई भी नहीं है। तुम ओबीसी हो तो खेत में किसानी की तरह पैदा करते रहो जिस पर तुमको उचित मूल्य भी नहीं मिलेगा, और तुम्हारा पैदा किया हुआ अनाज 5 किलो कोई मुफ्त में बांटकर तुमसे वोट पे वोट लेता चला जाएगा। क्या यही भारत का सपना हमारे महापुरुषों ने देखा था? क्या यह बराबरी है क्या? जोर से बोलिए। तो बराबरी कैसे आएगी जब तक हम और आप जातियों में टूटे रहेंगे? बहुत वक्त नहीं लूंगा और आखिर में आपसे 2-3 बातें निवेदन के साथ जा रहा हूं। जाति बुरी चीज है कि नहीं है? तो जाति तोड़ना चाहिए कि नहीं तोड़ना चाहिए? तो जाति टूटेगी कैसे? सबसे पहला, जितनी जातियों को अछूत बनाया गया उनके साथ बराबर में बैठकर खाना पीना शुरू कर दीजिए। मैं ओबीसी समाज के लोगों से भी कहूंगा, आप दलित समाज और शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के समाज को अपना भाई समझिए। बाबा साहब अंबेडकर हम सब के नायक हैं, महात्मा ज्योतिबा फूले हम सब के नायक हैं, छत्रपति शाहू जी महाराज हमारे नायक हैं, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया हमारे नायक हैं। और वो नायक तब बनेंगे जब हम जातियों को तोड़ करके एक साथ खड़े होंगे। जो भी हाथ से मेहनत करता है वो सब कमेरा लोग एक हैं, और हम 90% लोग इस देश में एक रहेंगे, कभी हम आपस में नहीं लड़ेंगे। बताइए, ये संकल्प आज यहां से करके जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? क्योंकि हमारे लोगों को हमारे से ही आपस में लड़ाया जा रहा है। शेड्यूल कास्ट को बांट दो, उपवर्गीकरण, शेड्यूल ट्राइब में उपवर्गीकरण, ओबीसी में उपवर्गीकरण। क्यों भाई? पहले हमको जाति जनगणना करके बताओ देश चलाने में हम कहां हैं। हमारे सुप्रीम कोर्ट में जज कितने, विश्वविद्यालयों में प्रोफेसर कितने, वाइस चांसलर कितने, मीडिया हाउसेस हमारे कितने, हमारे ठेकेदार कितने, हमारे उद्योगपति कितने, हमारे शिक्षा में कितने, हमारे डीएम कितने, हमारे एसपी कितने। हमारे 90% जहां होंगे वही हमारा है, बाकी जगह हमको लड़ करके अपने हिस्से का हक छीनना पड़ेगा। लेकिन पता है, 2 बिल्लियां एक रोटी के लिए लड़ने लगी, 2 बिल्लियां एक रोटी के लिए लड़ने लगी। एक बंदर आया और उसने कहा कि लड़ो मत, हम न्याय करेंगे। तराजू लेकर आया, एक तरफ रोटी ज्यादा थी, इधर से तोड़कर खा लिया, फिर दूसरी तरफ ज्यादा हुई, फिर उधर से तोड़कर खा लिया, फिर इधर ज्यादा हुई, इधर से तोड़कर खा लिया। खाते खाते दोनों तरफ की रोटी बंदर खा गया और बिल्लियों की तरफ भूल करके बोला, देखो मैंने कितना बढ़िया न्याय किया, जितनी भूखी तुम हो इतनी ही भूखी ये है, जाओ अब लड़ो मत, तुम दोनों घर जाओ। और राजा ने न्याय कर दिया। हमारे घर की लड़ाई में कोई हमारी रोटी खा रहा है, समझदार को इशारा काफी। रोटी की चिंता करना और किसी भी ऐसे मुद्दे पर लड़ना नहीं। भाइयों बहनों, हमारे जितने महापुरुष हैं, किसी के हाथ में तलवार, त्रिशूल, बंदूक है क्या? जोर से बोलिए। केवल बिरसा मुंडा जी के हाथ में है, क्योंकि वो दिकुओं के खिलाफ थी, दिकुओं के खिलाफ थी। और किसी के हाथ में कोई हथियार नहीं, क्योंकि उन्होंने कहा सबसे बड़ा हथियार कलम है, कलम से बड़ा कोई हथियार नहीं है। और उसी कलम से बाबा साहब ने संविधान लिखा, उसी कलम से आपके आने वाले बच्चे आपका मुस्तकबिल बदलेंगे। इसलिए कोई नफरत में लड़ाने आए, धर्म के नाम पर लड़ाने आए, लड़ना मत। एक राजा, शेर राजा हुआ जंगल में, तो गधा एक दिन आया। ये आखिर में पैगाम देकर जा रहा हूं, बहुत वक्त हो गया। गधा आया और बाघ से बोला, देखो ये घास नीले रंग की है। तो घास बोला, वो बाघ बोला कि नहीं, घास तो हरे रंग की है। गधा बोला, नहीं, तुम्हें रतौदी हो गई, घास तो नीली है। बाघ बोला, नहीं, साफ दिख रहा है, घास तो हरे रंग की है। दोनों लड़ने लगे, दोनों राजा के पास पहुंचे। शेर राजा था, राजा देख करके बोला, क्या बात है? तो बाघ बोला कि ये गधा पागल हो गया है, घास हरी है और कह रहा है नीले रंग की है। गधा बोला कि नहीं हुजूर, अब आप ही न्याय करिए, बताइए घास नीली है कि नहीं। शेर ने कहा कि गधा ठीक बोल रहा है, बाघ को 1 साल के लिए जंगल से बाहर करने की सजा सुनाई जाती। गधा चारों टांग पर नाचता हुआ खुश होके गया, अच्छे दिन आ गए, अच्छे दिन आ गए, खुश होके गया। बाघ बोला, ये कैसा गुनाह, राजा आप हो और आप देख रहे हो घास हरी है और आप हमें कह रहे हो कि हम गलत हैं।
उसने कहा कि नहीं, तुम्हें सजा इस बात की नहीं मिली है कि तुम गलत हो, तुम्हें सजा इस बात की है कि तुम अपना सारा जरूरी काम छोड़कर गधे से बहस कर रहे हो। समझ में पाए? जरूरी काम छोड़ करके किसी से बहस करने का वक्त नहीं है। रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, 6 सूत्र हैं। जो इन 6 की बात करे वो आपका है। अपना वोट भी उसे देना, अपना नेता भी उसे बनाना, अपना नायक भी उसे बनाना, महापुरुषों के मंचों पर उसको बुलाना, उसको सम्मानित करना, जो आपके हिस्से की लड़ाई लड़े उसका साथ देना। डॉक्टर लक्ष्मण यादव को अकेला जब पढ़ा, नौकरी से निकाला गया। मेरी किताब जब प्रोफेसर की डायरी आप खरीद करके पढ़ना, मराठी में भी अनुवाद है उसका, तो पढ़ना, यह देखना कि नौकरी से इसलिए निकाला गया कि अगर नौकरी से निकाल देंगे तो चुप हो जाएगा। मैंने कहा कि मेरे समाज, बाबा साहब अंबेडकर, एक बार रात में एक पत्रकार विदेश से आया, आधी रात को डॉक्टर अंबेडकर जाग रहे थे। पत्रकार बोला कि डॉक्टर अंबेडकर आप सोए नहीं। डॉक्टर अंबेडकर ने कहा मेरा समाज सो रहा है इसलिए मैं जाग रहा हूं, ताकि मेरा समाज जाग सके, इसलिए मैं इतना जोखिम उठा रहा हूं। हमारे जैसे लोग आपके बीच में केवल इसलिए घंटा भर भाषण देने नहीं आते। इस कार्यक्रम को कराने में रुपेश जी और नितेश जी, तीनों संगठन इतना पैसा, 1-1 रुपए जोड़ करके इतना बड़ा आयोजन क्यों कराए हैं? इसलिए नहीं कराए कि इसका कोई मकसद है। इसका मकसद यह है, हमारे ऊपर हमारे समाज का कर्जा है। अगर हम अपना कर्जा नहीं उतारेंगे, शिक्षा और रोजगार की बात नहीं करेंगे, अपने हक अधिकार के लिए आपको सजग नहीं करेंगे, महापुरुषों के बारे में आपको बताएंगे नहीं, और आज आपका हक कौन लूट रहा है और कौन आपके बच्चों का भविष्य छेड़ रहा है, उनको बर्बाद कर रहा है, इससे आपको सजग नहीं करेंगे, तो बताइए हम सब गुनहगार होंगे कि नहीं होंगे? आने वाली पीढ़ियां 25 साल बाद, 50 साल बाद हमको याद करेंगी। हम अपने पुरखों को याद करते हैं कि डॉक्टर अंबेडकर लायक थे। 50 साल बाद आने वाली पीढ़ी, अगर हम इस देश के संविधान को नहीं बचा पाए, शिक्षा को नहीं बचा पाए, सम्मान को नहीं बचा पाए, तो आने वाली 50 साल बाद की पीढ़ी हमको क्या नालायक नहीं समझेगी? जोर से बोलिए। एक पेड़ था, पेड़ पर आग लग गई, चिड़िया उड़ नहीं रही थी। बाकी लोगों ने कहा कि आग लगी इस वृक्ष को, जलने लागे पात, उड़ते क्यों नहीं पक्षियों जब पंख तुम्हारे पास। कविता समझ में आ रही है ना? आग लगी इस वृक्ष को, देश जल रहा है, कोई संविधान बदलने की बात करता है, कोई एक धर्म का राज बनाने की बात करता है, कोई शिक्षा की बात क्यों नहीं करता, कोई कलम की बात क्यों नहीं करता, कोई सबको रोजगार देने की बात क्यों नहीं करता, और जो बात करता है वो रोजगार देता नहीं। तो हमें तो सवाल पूछना पड़ेगा ना, और सवाल पूछना हमारी जिम्मेदारी है। और सवाल हमने पूछा, उसके लिए जेल जाने को भी तैयार रहिए, क्योंकि ये सवाल हमारी आने वाली पीढ़ियों का है। डॉक्टर अंबेडकर भी किसी नौकरी के मोहताज होते तो आज महानायक बनकर के हम उन्हें याद नहीं कर रहे होते। मैं भी चाहता तो यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर रहता, 1.5-2 लाख सैलरी मिलती, लेकिन आज फ्री हूं, बेरोजगार हूं। मैं इसलिए ये काम कर रहा हूं कि महात्मा फूले भी अगर नौकरी करने के लिए अपना जमीर गिरवी रख देते तो आज हमारे नायक, महानायक हमारे महात्मा फूले कभी नहीं बन पाते, क्योंकि उन्होंने हमारे लिए लड़ाई लड़ी, इसलिए हम उनको नायक मानते। आप भी केवल अपना पेट पालने के लिए 5 किलो अनाज पर अगर वोट देते रह जाओगे तो आपके बच्चे कल को पूछेंगे कि आप बाबूजी, आपके सामने हमारा सरकारी स्कूल बर्बाद हो रहा था, आप क्या कर रहे थे? तो आप क्या कहोगे कि 5 किलो अनाज पर वोट दे रहे थे? आपने शिक्षा पर वोट क्यों नहीं दिया? आपने बच्चों की पढ़ाई पर क्यों वोट नहीं दिया? तब वो कविता को याद रखिएगा, आग लगी इस वृक्ष को, जलने लागे पात, उड़ते क्यों नहीं पक्षियों जब पंख तुम्हारे पास। ये हमारा आपके लिए वादा है कि फल खाएं इस वृक्ष का, गंदे कीने पात, धर्म हमारा यही है, जले इसी के साथ। और याद रखना, बचपन में पढ़ाते थे एक एक लकड़ी टूट जाती है और लकड़ी का बंडल टूटता नहीं है। उस आग को बुझाने वाली चिड़िया से पक्षी हंसते हुए पूछे, तुम्हारे चोंच के एक बूंद पानी से जंगल की आग बुझ जाएगी क्या? उस चिड़िया ने जो कहा वही मेरा आखिरी वाक्य है। उस चिड़िया ने कहा
मैं जानती हूं कि मेरे चोंच के एक बूंद पानी से ये जंगल की आग नहीं बुझेगी, मगर जब इस आग का इतिहास लिखा जाएगा तो मेरा नाम आग लगाने वालों में नहीं, आग बुझाने वालों में शामिल होगा। इसलिए हमारे जैसे लोग आज संविधान को बचाने के लिए, फूले अंबेडकर पेरियार के संविधान को, आज शिवाजी के भारत को बनाने के लिए, शाहू जी के भारत को बनाने के लिए, बिरसा मुंडा के सपनों को पूरा करने के लिए जान जोखिम में लेकर आपके बीच में आ रहे हैं, ये कहने कि अपने देश को बचाना, दंगाइयों से बचाना, पाखंडियों से बचाना, और जो आपके वोट को लूट करके कलम और किताब को बेच दे, कलम और किताब को बचाना, ताकि आने वाली पीढ़ियां गुलाम पैदा न हो। इसे उम्मीद के साथ उल गुलाम जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, संविधान जिंदाबाद। जय भीम, जय मंडल, जय समाजवाद।